हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज़। काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं कुछ रीजन की वजह से, बट आपको बहुत अच्छी न्यूज़ आपके पास ये रहेगी कि अब आप चाहें तो यहाँ से आपको लिंक्स मिल जाएंगे और वहाँ पे टेलीग्राम पे जा करके आप जो है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो पूरे पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उनको जो भी आपको अच्छा लगे उसको वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी जो उनकी अपॉर्चुनिटी मिली है और आने वाले समय में कि जो भी अपॉर्चुनिटी होगी और आपको दिया जाएगा। जो ये एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो है कि वहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आज हम हेडलाइन न्यूज़ में देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे हम कवर करेंगे। आज का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय आर्टिकल चल रहा है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर के है। मतलब जो एडुकेशन मतलब बोल सकते हो कि आप जो स्कूल का सिस्टम होता है 12th तक अप टू 12th ईयर का था उनमें किस तरह के करिकुलम होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे एडवांस में यूज कर देता हूँ आपको। देखिए, एक एनसीईआरटी बोली जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमस है। इसके चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि इस्टेब्लिश अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। इसका जो काम होता है एनसीईआरटी का वो उसके लिए मैं बता दूँ कि इसका एक होता है क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूवमेंट करना होता है। टेक्स्ट बुक रेफर करती है जिसको हम एनसीईआरटी ही बोलते हैं। ये क्या करते हैं जब गाइडलाइन देती हैं तो इसके नीचे जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप हमें पता है जो शेड्यूल 7 है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें जो सब्जेक्ट की बात करेगी है फेडरल सिस्टम की स्टेट लिस्ट, यूनियन कंकरेंट लिस्ट। जो एडुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से जो एडुकेशन पे है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है कि रूल बना सकती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है एनसीईआरटी सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो जाए, फिर उसके बाद सीबीएसई बोल सकते हो, आईसीएसई बोल सकते हो, स्टेट बोर्ड बोर्ड बोल सकते हो। वो जो कि एनसीईआरटी के ही जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो सिलेबस डिफाइन करके अपनी क्लास में लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड होते हैं वो सिलेबस जो डिफाइन किए गए होते हैं वो जो सीबीएसई बोर्ड का होता है उससे अलग होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कुछ ज़्यादा या फिर कम पढ़ाया जाता है, स्टेट में भी कुछ अलग या ज़्यादा कुछ पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से एक जो क्लासिफिकेशन करिकुलम होता है उसको लेकर के। तो यहाँ पे हम दो चीज़ आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे कि जो एजुकेशन पॉलिसी 2023, फिर उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लेकर और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर के। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस समय चल रहा है, बात चल रही है न्यूज में, इसको जो फ्रेम कर रहा है वो एनसीईआरटी ही कर रही है। किस तरह का एजुकेशन होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में तीन क्राइटेरिया डिवाइड कर दी गई है। एक आपका प्राइमरी होता है, एलिमेंट्री स्कूल होता है, फिर एक माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएटरी होता है और एक हायर एजुकेशन होता है। अब सभी को पता है हायरार्की में होती है। इसके बाद अगर हम दूसरे आर्टिकल की बात करें, जैसे कि अगर आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उस तरह किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से, हाँ कि स्टूडेंट्स लीडर हैं तो वो अलग चीज़ है। वो हमारे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या है। आम आदमी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिल गया। उसके बाद अब टोटल नेशनल पार्टी कितनी है, 6 हैं। उसके साथ जब ये मिला इसको आम आदमी पार्टी को, उसे कुछ और भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टी थे उनको जो है कि नेशनल पार्टी के स्टेटस से उनको हटा दिया गया। अब वो स्टेट पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल की एनसीपी जो शरद पवार महाराष्ट्र के हैं उनकी भी नेशनल पार्टी थी, अब ये स्टेट पार्टी हो गई, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। टीएमसी ममता बनर्जी की भी थी बट वो जो है कि अब स्टेट पार्टी बने। क्यों? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो अपने एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, एक्ट के थ्रू जो कि ये डिफाइन करता है कि मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो समय समय पे डिसाइड करते रहता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी कैसे। लेकिन इस समय ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जो भी रीजन। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है क्या बेसिस होता है पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर हम और भी बात कर सकते हैं जिसने टाइगर मतलब जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में, वो 1 अप्रैल 2023 में 50 ईयर पूरा कर लिया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे होता है, इसकी जो अथॉरिटी होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है, उसका चेयरमैन कौन होता है, क्योंकि वो मिनिस्टर होता है इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर होते हैं, जिससे इस समय भूपेंद्र यादव हैं वो हो सकते हैं।
तो ये 4-5 आर्टिकल है, कुछ छोटे छोटे भी आर्टिकल्स हैं, हम उसको जो कि डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आने वाले मानसून सेशन में। यहाँ पे मानसून सेशन को लेकर के है, तो हम बता क्या है यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन बिल को हो सकता है मानसून सेशन में जो कि लॉन्च किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि देखिए जो पार्लियामेंट होती है ना, इसमें ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा भी है इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कि इसको 6-6 महीने पे मिलना चाहिए एक साल में, लेकिन जनरली ये 3 बार मिलती है। एक बजट सेशन जो फरवरी में चलता है, और दूसरा मानसून सेशन जो आपका जून जुलाई में चलता है, और तीसरा जो कि विंटर सेशन चलता है जो नवंबर और दिसंबर में होता है। ये 3 सेशन चलता है, बट ये ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, अलग प्रोविजन है कि एक साल में 2 बार मिलना चाहिए 6-6 महीने के अंदर, लेकिन वो 4-4 महीने पे ही मिल जाती है। तो आने वाले समय जो मानसून सेशन होगा जून जुलाई में, उसमें यह डाटा प्रोटेक्शन बिल लॉन्च किया गया है, तब देखा जाएगा कि क्या क्या निकल करके आते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो इंडिया की जो ग्रोथ रेट को लेकर के प्रिडिक्शन किया है, वो 5.9% रह सकती है इस साल के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए, आफ्टर द नेशनल पार्टी टैग केजरीवाल आज द पीपल ज्वाइन द आम आदमी पार्टी टू मेक इंडिया नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं। तो हमारे लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो स्टेटस प्रोवाइड करता है जो हमारा एक क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं। ये हमारा ऑर्डर है एक इलेक्शन सैम्पल जो कि एक सेकेंड यहाँ पे है, एक सेकेंड, ऑर्डर जो है हमारा इलेक्शन सैंपल को लेकर के 1968 है, उसके अंतर्गत ये अलॉट किया जाता है। इसमें 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है और दूसरी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती है। और इस समय जो कि 6 आप बोल सकते हो नेशनल पार्टी। सबसे पहले तो आप बीजेपी को ही बोल दीजिए, बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस को बोल दीजिए, ठीक है, फिर बीएसपी जो मायावती की भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद CPIM मार्क्सिस्ट, उसके बाद NPP है नेशनल कांग्रेस पार्टी है, फिर उसके बाद आप NPP के बाद आम आदमी पार्टी अभी जो बन गई है आप, ये 6 हैं। उसके बाद और भी है, स्टेट में तो बहुत हैं, उसको देखेंगे। तो ये जो होता है इनका स्टेटस होता है, कैसे दिया जाता है इनका, देखिए जो स्टेट की बात करते हैं, ये वोटिंग परसेंटेज और सीट के बेसिस पे होता है। सबसे पहले अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उनको जो अभी चुना हुआ उसका 6% मिल गया हो, जो वोटिंग पोल्ड हुआ है, जो वोटेड हुआ है, वोट हुआ है असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद प्लस 2 MLA एटलीस्ट, कम से कम मतलब 2 MLA बने हों, ठीक है, पहला ये जो है कि शर्त है, या फिर ये पहला शर्त है, या फिर दूसरा जो शर्त हो गया, दूसरा शर्त में ये है कि कम से कम 6% वोट मिला हो, पहले में भी कहा गया है, और एक MP हो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो किसी भी एक स्टेट से, ठीक है। ये जो लास्ट जो है कि इलेक्शन जो हुआ है लोकसभा का, उसमें जैसे मान लिया 2019 में हुआ था। या फिर तीसरा जो क्राइटेरिया हो जाता है उसमें 3% जो टोटल सीट पाई हो, ठीक है, सीट मतलब मान लीजिए अगर 100 सीट है तो इसमें जो है कि ये 3 सीट पाया हो, ठीक है। उसके बाद जो है कि टोटल सीट इन द असेंबली, या फिर 3 सीट, 3 परसेंटेज की, मतलब 3% या फिर ये 3 जो कि सीट पाई हो, ठीक है, परसेंटेज। अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी वोटिंग को लेकर के है, फिर उसके बाद सीट को लेकर के है, ठीक है। इसमें 6%, पहला जो क्राइटेरिया 6% वोट हो, ठीक है, जो कि शेयर या फिर बोल सकते हो 6% प्लस कम से कम 4 स्टेट में, ठीक है, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट 4 MP जो है कि उनके इलेक्ट हो गए हों। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया आता है इनमें से एक, इसमें है कि कम से कम मोर देन 2% आपका जो है कि सीट लोकसभा में जीते, सीट लोकसभा में, जैसे मान लीजिए कि 550 सीट है, ठीक है, 550 सीट है, इसमें अगर 2% की बात करूं तो ये 55 है, मतलब 10 सीट, 11 सीट आप जीत लीजिए, उसमें जो कि आप चले जाएंगे, ठीक है। ये जो कि आपका तीन स्टेट से आने चाहिए,
समझ रहे हो, 3 स्टेट से, अब ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट से। और या फिर जो तीसरा क्राइटेरिया होता है आपका, ये इसमें नहीं, तीसरा क्राइटेरिया इसमें नहीं होगा, ये 2 क्राइटेरिया जो कि इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये जो रूल्स होते हैं इसके हिसाब से जो किया था, हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिया, स्टेट पार्टी, पॉलिटिकल स्टेट नेशनल पार्टी, और उसके बाद जो है कि जो किस अंतर्गत किया जाता है उसको लेकर थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट, और है इंपॉर्टेंट आर्टिकल उतना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोडक्टिविटी को लेकर के है। अभी देखिए लोकसभा की जो अभी बजट गया है, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, काफ़ी समय से ओपन कर रखा था मैंने इसे। देखिए अभी 17 जो लोकसभा हुई है 2019 में जो इलेक्शन हुआ, और 2024 में आने वाले समय में होगा, तो वो 18वीं लोकसभा होगी। अभी जो 19 में हुई है ये 17 लोकसभा है। उसको शॉर्ट सेंस मतलब ये मतलब वर्किंग को लेकर के ये डाटा आया हुआ है, तो ये चीज़ें आई हुई है, तो हम उसको ज़्यादा फैक्ट्स में नहीं जाएंगे कि डिस्कस करने क्या है कैसे है। देखिए सऊदी अरेबिया, आपको यहाँ पे मैप मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैप है गल्फ कंट्री का, ये टर्की है और इजिप्ट है और जॉर्डन, एक तरह से बोल सकते हो कि लैंड लॉक नहीं है लेकिन मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता, लेबनान है, इजराइल है, पलस्ताइन है, ठीक है, फिर इराक है आपका, फिर उसके बाद ईरान है, सऊदी अरब है, ये यमन है, ये ओमान है, फिर उसके बाद आपका ये यूएई है, फिर कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ठीक है, हल्का सा ईरान का भी जो कि बॉर्डर लगता है, और ये गल्फ ऑफ पर्सियन है, फिर ये रेड सी है, ये मैप देख लेते हैं। इनका मतलब जो सऊदी अरेबिया ना, इसका काफ़ी इस तरह से बैलेंस मतलब बोल सकते हो कि चल रहा है सिस्टम की, मतलब वो अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी जो कि स्टेब्लिश, जैसे रसिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है इसका, यूएसए के साथ भी अच्छा रिलेशन है, चाइना के साथ भी ये अच्छा रिलेशन जो है कि कर रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए ये चीफ जो सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ के जो हेड है, इन्होंने कहा है कि हमें जो है कि देखिए वी आर सीइंग द मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्टडी प्रोग्रेस टूवर्ड द वेपनाइजेशन। हमारे लिए सीडीएस जो इम्पोर्टेंट है, हम सभी को पता है कि 3 हमारी ये आर्म फोर्स होती है, आर्म फोर्स है, ठीक है। 3 फोर्स कौन सी हैं? एक इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन नेवी है, और एक इंडियन आर्मी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से चलते हैं, अंदर कर काम करते हैं। ये क्या होता है कि इसमें पहले क्या होता था जब कि बड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में अभी जो जब कारगिल वार हुआ 1999 में, तब से ये कहा गया ना, कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था उस समय, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक सीडीएस की पोस्ट बनाई गई। ये क्या करेगा, तीनों फोर्स की, ठीक है, 3 जो फोर्स हैं उनके जो कि ये हेड करेगा आज ये ड्यूरिंग द मतलब वार टाइम या फिर किसी और नॉर्मल टाइम में भी ये, लेकिन परमानेंट एक तरह की पोस्ट है। फिर इसके बाद अभी एक रिपोर्ट के इल नीनो का इफेक्ट देखने को बताया गया है। यहाँ पे देखिए IMD प्रिडिक्ट नॉर्मल मानसून एज इल नीनो इफेक्ट लूम लार्ज दिस ईयर। देखिए 2019 से लेकर के 2022 तक ना, इंडिया का जो मानसून था वेरी गुड था, मतलब बहुत अच्छा था, प्रॉपर हुई, और एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म की है। आप सभी को पता है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ये काफ़ी मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, अप्रोक्सीमेटली आप 55% बोल सकते हो, और 60% के अप्रोक्सीमेटली जो पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना इसका, ये अप्रोक्सीमेटली 18% है, ये थोड़ा दुखी की बात है। और इसकी डिपेंडेंसी जो है कि मानसून पे बहुत है, अगर मानसून फेल हो गया तो आप समझिए कि मोर देन 65% जो कि एग्रीकल्चर फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस साल अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान, ठीक है, ऐसा लगाया जा रहा है अजम्पशन कि इस साल इल नीनो देखने को मिलेगा। इल नीनो ला नीनो क्या, जब इल नीनो आता है ना, इल नीनो आता है तो मानसून जो कि वीक होता है, जब ला नीनो होता है तो नॉर्मल होता है। हमने डिस्कस किया है, वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। अभी देखिए क्या हमने पहले डिस्कस किया एनसीईआरटी के करिकुलम को लेकर के, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आपको एक मतलब काफ़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। देखिए हम पढ़ते हैं तब जो एनसीईआरटी है, इस जो डिफरेंट बोर्ड होते हैं उनको मतलब अपना फ्रेमवर्क देती है, जैसे CBSE होती है,
ICSE होती, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, ये के हिसाब से इनका ये फॉलो होता है। सपोज करिए एनसीईआरटी अभी ये आई कि नई एनसीईआरटी लिखी जा रही है, राइटिंग की गई है, इसमें कुछ सब्जेक्ट या फिर कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया पहले एनसीईआरटी की तुलना में। सपोज करिए एनसीईआरटी जब वो कर देगी, हटा देगी, तो ये जो बोर्ड है ये क्या करेंगे, ये लेसन पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को ना, जो पेरेंट्स होते हैं ये आप बता सकते हो कि बहुत लाख रुपए खर्च करते हैं कि हमारा बच्चा एकदम इंटीग्रेटेड नॉलेज एक्वायर करे, बट वो होता है कि उसको सिलेबस में ही नहीं तो पढ़ेगा क्या, ठीक है। क्यों, उनको प्रॉब्लम फिर आगे चल करके जब कंपटीशन देंगे, कंपटीशन दो तरह की हो गई, एक एकेडमी के लिए ही कंपटीशन देंगे, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए देंगे, या फिर जॉब के लिए देंगे। एकेडमी के लिए जैसे मान लीजिए क्लैट है, लॉ के लिए जो जाता है नीट है, या फिर बोल सकते हो IIT JEE है, या UGC नेट है। ये तो एनसीईआरटी का ही पढ़ के तो हम लोग देते हैं ना, ठीक है। गवर्नमेंट में जो जॉब के लिए भी जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जैसे मान लीजिए MBA करना चाहते हो, उसके लिए भी बेसिक है, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को ना आगे चल के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें था, अगर आप एनसीईआरटी से कुछ चीज़ हटाते हो तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। उतना कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे हम ऐसे इसको डिस्कस करते रहेंगे, और कोई भी कमेंट्स क्वेरी होगी तो आप जाकर के वहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर हमको रिमाइंड करा दें कि आपको PDF न्यूज़पेपर चाहिए तो आप लिंक्स मिले हुए नीचे जा करके वहाँ CS सेंटर दिल्ली मिलेगा आपको, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं या फिर जो भी मटेरियल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने पड़ेंगे, ठीक है। और द हिंदू के इस डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।